यदि क्या करेंगे देखना। ये क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, सिंपल फॉर्मेट क्या होता है सुनो। देखो, फाइंड द पीएच एंड concentration of carbonate ions in 0.1 molar carbonic acid aqueous solution at 25 डिग्री सेल्सियस। K1 मैंने लिया, K1 कार्बोनिक एसिड का दिया ये आपका, लेट कर लो कि 1.6 इंटू 10 का माइनस दिया ये आपका 7, या ऐसा कर दो इसको 1 कर देते, 1 इंटू 10 का माइनस क्या किया वहां में 7। K2 जो दिया कार्बोनिक एसिड का वो दिया 1.7 इंटू 10 का माइनस 11। अब देखो इसमें वी आर वर्किंग फॉर द पॉलीप्रोटिक एसिड्स, डायबेसिक एसिड, राइट। आपका डायबेसिक एसिड कौन है यहाँ पे, कार्बोनिक एसिड्स। आई हैव टू फाइंड द पीएच ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन में बहुत का डिफरेंस है। फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन बहुत का डिफरेंस है आपका। तो आप पीएच कैलकुलेट करने के लिए कौन सा कंसीडर करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन सेकंड आयनाइजेशन कंसीडर नहीं करेंगे। आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो पीएच आपको कैलकुलेट करना, देखो सॉल्यूशन बताते, देखो देखो देखो। आप यहाँ पे क्या लेंगे, K1 is greater than K first ionization। फर्स्ट ionization to find the pH, to find the pH। आई बात समझ में। तो आपका क्या करोगे, H प्लस आयन कंसंट्रेशन जो लेंगे वो सिर्फ फर्स्ट ionization से लिखेंगे। अब मैंने 10 के माइनस 5 एक्सपोनेंट में ही 1 माइनस अल्फा को 1 लिख के दिया था। यहाँ तो आपका 10 का माइनस 7 है, यहाँ तो ऑलरेडी 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, K1 इंटू सी। तो K1 कितना हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 का माइनस 7, सी ले लेंगे 0.1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 का माइनस 4 मोलर। तो पीएच हो जाएगा आपका। आई बात समझ में। कार्बोनेट कौन सा आयनाइजेशन सारा, फर्स्ट आयनाइजेशन से कार्बोनेट नहीं, कार्बोनेट नहीं है, कार्बोनेट किससे है, सेकंड आयनाइजेशन से। पीएच समझ में आएगा। पॉलीप्रोटिक एसिड का कैसा पीएच फाइंड करोगे, नेवर देखो, आप वीक पॉलीप्रोटिक एसिड पे वर्क कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग पे नहीं थे। स्ट्रॉन्ग पे करेंगे तो उसका फंडा बताएंगे आपको, पॉलीप्रोटिक एसिड का काम करना आपको। आपको क्या फाइंड करना, वहां पे पीएच फाइंड करना था। हमेशा क्या करेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन को ही कंसीडर करोगे, सेकंड आयनाइजेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। किसमें, टू फाइंड द पीएच ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड को सोल्यूशन कर लेंगे। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट लिखो। एस्ट्रोसोपोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड पॉलीप्रोटिक है। तो उसमें नहीं लेते, सारा एच प्लस तो हम लोग ले ही लेते हैं, एक ही बार में तो तोड़ ही देते हैं उसको हम लोग, नहीं तोड़ देते हैं। तो लिखो, नेक्स्ट लिखो आप। देखो और बता रहा हूँ, कार्बोनिक एसिड किस में जाएगा, सबसे पहले किस में टूटेगा बेटा, ये H प्लस में जाएगा और बाइकार्बोनेट में जाएगा, जाएगा ये। फिर ये देखो, बाइकार्बोनेट किस में जाएगा, ये जाएगा आपका H प्लस में और कार्बोनेट में जाएगा ये। आपको क्या करना है, सुनो, आपको कंसंट्रेशन देखना है कार्बोनेट का। देखो दो इक्विलिब्रियम एक ही साथ है वहां पे, दो इक्विलिब्रियम। और इस इक्विलिब्रियम के लिए जब K2 लिखेंगे, K1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा K2, इसके लिए क्या होगा K1। जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन K2 लिखेंगे तो दिस इनटू दिस अपॉन दिस, और जब K1 लिखेंगे तो दिस इनटू दिस अपॉन दिस। आई बात समझ में। आप सुनो, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो कार्बोनेट होता है ये फाइंड करना आपको।
ये H प्लस और H प्लस ये दोनों का कॉमन आयन है, दोनों का कॉमन आयन है। तो आप क्या करेंगे, ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन जितना आपने फाइंड किया फर्स्ट आयनाइजेशन से, सेकंड आयनाइजेशन में भी H प्लस का कंसंट्रेशन आप वही रखोगे, क्योंकि है तो एक सॉल्यूशन में ही। ऐसा तो नहीं कि आपने कार्बोनेट का सॉल्यूशन अलग रखा था, बाइकार्बोनेट का अलग रखा था, ऐसा तो नहीं था। तो इसलिए दोनों इक्विलिब्रियम के लिए H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। इफ टू और थ्री इक्विलिब्रियम exist simultaneously, if the two or more equilibrium exist simultaneously in a container, then common component must have the same concentration for all equilibrium. ये दिमाग में सेट कर लो। मैंने बोला था आपको कि if the two or three equilibrium exist simultaneously, then common component having same concentration, same partial pressure, everything will be same for that component for all equilibrium. आई बात समझ में? तो इसका मतलब हुआ ये कि दोनों में कॉमन कंपोनेंट कौन है, तो दोनों में एक्सप्रेस कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। आप देखो खुद से कि फर्स्ट आयनाइजेशन तो बहुत ज्यादा होगा, सेकेंड आयनाइजेशन उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कम होगा। तो फर्स्ट आयनाइजेशन से जो बाइकार्बोनेट मिलेगा वो बाइकार्बोनेट कुछ पार्ट चला जाएगा इसमें, लेकिन वो बहुत स्मॉल पार्ट जाएगा। मतलब कि ऑलमोस्ट बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन, देखो इस सॉल्यूशन में बाइकार्बोनेट और H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल होगा। अरे वन मोल देगा तो ये वन मोल देगा तो बस इक्वल होगा। अब ये तो आगे नहीं जा रहा है, इसका कुछ पार्ट तो जा रहा है आगे, लेकिन इसका बहुत स्मॉल पार्ट जा रहा है। मतलब इसका जो स्मॉल पार्ट जा रहेगा, ऑलमोस्ट दोनों का कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली बोलेंगे इक्वल ही अभी। देखो मैंने क्या बोला आपको कि देखो एक दो पॉइंट याद रखना सबसे पहले। देखो मोलर कंसंट्रेशन H प्लस क्या होना चाहिए, दोनों के लिए सेम होना चाहिए। will be same for both equilibrium, होगा कि नहीं? तो H प्लस कंसंट्रेशन जो मिक्सर में आएगा, वो मिक्सर में आएगा हमेशा H प्लस कंसंट्रेशन फ्रॉम फर्स्ट आयनाइजेशन। यही बात समझ में? H प्लस जो फर्स्ट आयनाइजेशन से होगा वही रखेंगे हम लोग, उसको चेंज करने वाले नहीं है। सेकेंड पॉइंट देखेंगे कि K2 जो है वो स्मॉलर स्मॉलर में किससे है, K1 से। तो बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन नियरली इक्वल टू हो जाएगा H प्लस कंसंट्रेशन। अगर सेकेंड आयनाइजेशन भी बहुत ज्यादा होता है ना, बाइकार्बोनेट का कंसंट्रेशन H प्लस से लेस हो जाता है, क्योंकि वो चला जाता है ना फिर कार्बोनेट में। अब देखो क्या करेंगे, K2 इक्वल टू क्या लिखोगे, कार्बोनेट, और क्या लिखोगे, H प्लस अपॉन बाइकार्बोनेट। बताइए तो किसका कंसंट्रेशन इक्वल है, नियरली कट हो गया। तो कार्बोनेट का कंसंट्रेशन देखो किसके इक्वल हो गया, बस इतना याद रखो। 1.7 इंटू 10 का माइनस क्या हो जाएगा, 11 मोलर। आप एक काम करेंगे, आपने फर्स्ट आयनाइजेशन से H प्लस का कंसंट्रेशन कितना लिखा था, 1 इंटू 10 का माइनस 4। हाँ, उसमें से अगर इसको सब्सट्रैक्ट भी कर दोगे तो वैल्यू क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा कि नहीं, ऑलमोस्ट इतना रहेगा कि नहीं आपका, क्योंकि इसके कंपेरिजन में ये बहुत हाई वैल्यू है कि नहीं, तो बताओ तो कितना लेंगे कि ये बाइकार्बोनेट का, ये कार्बोनेट का कंसंट्रेशन कितना लेंगे, 1.7 इंटू 10 का माइनस 11 कैसे लेंगे, समझ में आया आपको? फिर से मैं बता रहा हूँ, क्या सुनो। देखो फर्स्ट आयनाइजेशन क्या करेगा, ये देगा H प्लस अब बाइकार्बोनेट। फर्स्ट आयनाइजेशन में जो H प्लस आएगा वही H प्लस आप सेकंड के लिए भी लिखोगे। आप बोलोगे क्यों, सेकंड भी तो देगा कुछ। फर्स्ट के कंपेयर में सेकंड का वैल्यू नेग्लिजिबल है, इसीलिए मैंने इसको इसको ऑलमोस्ट इक्वल रखा। मैं बोलूंगा आपको कि देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मान लो कि आपने इसका 0.1 मोलर लिया था, जो भी लिया था, कितना लिए थे, 0.1 मोलर, तो ये क्या होगा, 0 0 होगा।
ये 0.1 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा। ये 0.1 अल्फा, ये 0.1 अल्फा। अल्फा का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को हटाओगे तो प्रैक्टिकली 0.1 मोलर ही रह जाएगा ये नहीं रह जाएगा। तो आप अल्फा के वैल्यू हटाओगे वहां से, तो अल्फा का वैल्यू लेके नहीं फाइंड करेंगे वैल्यू हम लोग एच प्लस का। अब जो एच प्लस का वैल्यू होगा वही अब सेकंड में जाएंगे, तो सेकंड में आप यहाँ पे कुछ वैल्यू फाइंड करोगे, तो मान लो ये वैल्यू 10⁻⁴ आपने फाइंड कर लिया, ये भी वैल्यू 10⁻⁴ आपने फाइंड कर लिया। यहाँ पे 10⁻⁴ लेंगे, फिर ये क्या लेंगे, 1 × 10⁻⁴ ही रखेंगे। इसका क्या करेंगे, जीरो। ये 10⁻⁴ माइनस एक्स करेंगे, ये 10⁻⁴ प्लस एक्स, ये एक्स, ये देखो एक्स जो होगा ये क्या होगा, नेग्लिजिबल कंपेयर टू 10⁻⁴। एक्स को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से हटा दिए, बस हो गया। देखो कट हो रहा है कि नहीं दोनों, आई बात समझ में। मतलब कि ये एक्स किसका कंट्रीब्यूशन था, बाइकार्बोनेट का, वो तो नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू कंपेरिजन ऑफ कार्बोनेट। आई बात समझ में। तो ये सब जो होता है, देखो मैं बता रहा हूँ, जब भी ये सब वर्क करोगे तो थोड़ा एजम्पशन करना कि कहाँ पे किसको कंसीडर करते किसको नेग्लेक्ट करते हैं हम लोग, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। करना है कॉपी कर लो, ये सब जो एडवांस में है, जो मैं क्वेश्चन। एक स्टूडेंट मिला, वो पास आउट है, यू आई एम कॉलेज है यहाँ पे कोई प्राइवेट, आई एम यू, यू ई एम भाई कोई, यू ई एम या आई एम, वहां से पास आउट है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। उसका जो रैंक था वो 33,000 या समथिंग था जेई में। हम्म। तो उसको बोले कि तुम ये बताओ, तो उसका फ्रेंड सब है, कुछ ऋषि एनआईटी से पास आउट है, कुछ आईटी से पास आउट है। तो इसका भी जॉब लगा बेंगलोर में, ये भी अपना सेट हो गया, तो इसका भी जॉब लगा ऑफ कैंपस था। इसका 80,000 से समथिंग से प्लेसमेंट हुआ था पर मंथ से। तो इसको बोले कि क्या लगा तुम आईटी कॉलेज में नहीं गए, उसका रीजन क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला वो, कि जो आईटी कॉलेज मेरा फ्रेंड है वो उसको भी मैं जानता हूँ, और जो ट्रिची में पढ़ रहा है उसको भी मैं जानता हूँ, सबका मैं लेवल जानता हूँ। डिफरेंस यही था कि उन्होंने एनसीईआरटी बहुत अच्छा से पढ़ा था, बेसिक अपना क्लियर करके रखा था, प्रैक्टिस किया था। हम लोग ज्यादा इधर उधर भटके थे, हम लोग ज्यादा पढ़ते भी नहीं, ज्यादा भटकते थे, बस। बोला यही डिफरेंस था। वो लोग फोकस था, टू दी पॉइंट था, क्लियर कट कॉन्सेप्ट था उसका, एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर था कॉन्सेप्ट, इसीलिए निकाल लिया वो लोग। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, ज्यादा इधर उधर पढ़ने से, ज्यादा करने से नहीं होता, क्लियर का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, टू दी पॉइंट पढ़ो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेटर होगा, प्रैक्टिस सब चीज है। क्वेश्चन जितना बनाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है आपको, जब एग्जाम देने जाए ना, तो आपको क्या चीज फेस करना है, प्रॉब्लम। तो प्रैक्टिस करो, तो प्रैक्टिस करोगे तब इतना हैबिट आपका डेवलप हो जाएगा, इतना आपका स्किल डेवलप हो गया, इतना आपका वन कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगा कि सब कुछ आपको एज इट इज लगेगा, मतलब कि एज यूजुअल लगेगा, आप उतना सीरियस रहोगे नहीं, पैनिक आप होगे नहीं। एग्जाम में पैनिक कब होते हैं, जब आपको प्रैक्टिस का कमी होता है, क्या स्टेप ले कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आप लिखना बंद कर देते हो, अरे ये इतना बड़ा कैलकुलेशन क्यों होगा, क्योंकि आप उस तरह का प्रैक्टिस नहीं किए हो। बस ये प्रॉब्लम होता है, थ्योरी पढ़ने के लिए तो सब पढ़ लेता है, मेन होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज्यादा देखना कि आप में इम्प्रूवमेंट्स आएगा। आप लोग सबसे कम क्या करते हैं, स्कूल के प्रेशर में, इधर के प्रेशर में प्रैक्टिस कम कर देते हैं। बेटर नहीं, प्रैक्टिस को, प्रैक्टिस हमेशा प्रायोरिटी दो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। यही बात समझ में। तो ये समझ में आए क्या करेंगे, तो देखो कार्बोनिक वीक एसिड पे वर्क कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो H+ तो खुद लेस दे रहा है वो, और फिर बाइकार्बोनेट तो उससे भी लेस देगा। दोनों का एनाइजेशन कांस्टेंट में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा डिफरेंस है इसके दोनों का एनाइजेशन कांस्टेंट में। तो फर्स्ट एनाइजेशन से ही H+ लेंगे, सेकंड एनाइजेशन को कंसीडर नहीं करेंगे। सेकंड का बात करूंगा मैं, तो सेकंड में मैंने देखा कि बाइकार्बोनेट था, H+ का कंसीडरेशन मैंने इक्वल रख दिया। रीजन क्या था, इससे जो कंट्रीब्यूशन था H+ का वो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। एक कार्बोनेट तो उसी सारा है, इसीलिए मैंने रखा उसको। इसका जो खुद का था 10⁻⁴, उससे माइनस एक्स क्या होगा, रिड्यूस हो गया। इतना कम आयनाइजेशन कांस्टेंट है कि ये वैल्यू क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया।
देखो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैंने बना लिया। इसको 10⁻⁴ ही रखा है, इसको 4 ही रखा है, इसका एक्स वैल्यू फाइंड कर लिया। क्या बात समझ में? ये था आपका पॉलीप्रोटिक का। अब लिखो बफर सॉल्यूशन। सब बताएंगे, लिखो ना बफर सॉल्यूशन। A solution which resists क्या रेसिस्ट करेगा? चेंज इन पीएच। On adding a solution which resist, ये which can resist लिखो, बेटर होगा। which can resist the change in pH. A solution which can resist the change in pH on adding a strong acid or a strong base to it in a small amount is called buffer solution. देखो, a solution whose pH, देखो, a solution whose pH does not change very much. मैंने क्या बोला? A solution whose pH does not change very much after adding strong acid, strong base in a small amount to it is called buffer solution. Yeah, solution which can resist the change in pH on adding a strong acid, a strong base in a small amount, add base to it in small amount is called buffer solution. अब क्या होता है कि जब आप मान लो कि जैसे शैम्पू यूज करते हो, कंडीशनर यूज करते हो या मेडिसिन लेते हो, तो वहां पे ये कभी नहीं लिखा रहता कि यू हैव टू यूज द डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर, नहीं लिखा रहता। क्योंकि आप देखो जो हेयर होता है आपका, वो पीएच सेंसिटिव है। अगर पीएच अल्टर कर दोगे ना, तब पूरा हेयर फॉल कर जाएगा आपका। आपके स्टोमैक में देखो एसिड, वहां पे क्या होता है, पीएच सेंसिटिव है वो। पीएच थोड़ा भी अल्टर होता है तो अनडाइजेशन हो जाता है आपका, एसिडिटी हो जाता है, आप एंटासिड लेना स्टार्ट करते हो। ब्लड भी आपका बफर सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जिसके पास एक यूनिक एबिलिटी होता है कि पीएच चेंज को रेसिस्ट करता है, लेकिन अप टू द सर्टेन एक्सटेंट। ऐसा नहीं कि हमेशा क्या करेंगे, कोई सॉल्यूशन है, मान लो यहाँ पे बफर है, इसमें कितना भी मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया, सॉल्यूशन पीएच नहीं चेंज होगा, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही वो अपने आप को रोकता है। जैसे मान लो कहीं पे आर्मी है, तो आप मान लो कहीं से कोई एनिमी आएगा, अटैक करेगा, तो एक सर्टेन लिमिट तक ही रोक पाएगा अपने आप को। मान लो आर्मी आप तैयार कर रखो 10 और कोई एनिमी आ गया मान लो 5, तो ठीक है आप रोक लोगे। आर्मी आप रखो 10 और वहां से एनिमी आ गया आपका 1000। काल के नहीं देखा था बाहुबली में? बाहुबली था ना, जिसमें था ना वहां पे बाहुबली था उसमें। उसमें जो लैंग्वेज जो बोलता था, वो बोलता था कि उसमें लाखों का सैन्य आ रहा है, मेरे पास तो 30,000 20,000 ही आर्मी है, हम कैसे उसको टैकल करेंगे? तो बोला ना कि महेशमती ने क्या क्या बोला कि एक स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक। और फिर वहां पे स्ट्रेटजी बनाया, तो देखा नहीं आपने वहां पे कि हार्ले डेविडसन का जो बुलेट था उसी पे वो ट्रायंगुलर टाइप का लगा के भागा के चलाया था, जो भी किया था, जो भी किया था वो। तो ये सुनो बता रहा हूँ। तो सेम क्या होता है कि एक सर्टेन लिमिट तक ही आप ये रेसिस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड, गुस्सेजीत को गुस्सा है, ज्यादा एसिड डाल दिया तो बफर ही खत्म हो जाएगा, बफर ही खत्म हो जाएगा। आई बात समझ में? आपको हमेशा याद रखना कि बफर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके पास एक यूनिक एबिलिटी होता है टू रेसिस्ट द चेंज इन पीएच। जैसे क्या होता है कि मान लो कि आपका ह्यूमन एक्टिविटी, हम लोग का जो
बॉडी में जितना भी होता है, जो भी एक्टिव, जो भी डाइजेशन, जो भी होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑल द प्रोसेस प्रोसीड एट द सर्टेन अंडर द ऑप्टिमम पीएच। पीएच अगर आपका चेंज हो जाएगा तो आपका एंजाइम भी एक्टिविटी कम बंद कर देता है, आपने देखा होगा। तो ये सब चीज जो होता है, ये सब वहां पे हम लोग बफर का ही रोल होता है। आई बात समझ में? आप क्या करते हो, देखो जैसे कि ब्लड लेते हो या कुछ भी है आपका ब्लड, अब थोड़ा ज्यादा एसिडिक कोई कंपाउंड दे भी लोगे, तो ब्लड का पीएच चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि बफर किसके तरफ हुआ है, बफर की तरफ। तो बफर की तरफ वर्क क्यों करता है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस उसमें ऐड करोगे, तो वहां पे कुछ आर्मी है जो एच प्लस जैसे जाता है तो उसको बोलते हैं चलो हम लोग फ्रेंड करते, फ्रेंडशिप करके उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट पे लेके चला जाता है। ओ एच माइनस आता है तो उसको भी वही वीक इलेक्ट्रोलाइट में करता है, मतलब कि एच प्लस जो आप ऐड करोगे, ओ एच माइनस जो ऐड करोगे, उस पर बफर के पीएच को कोई इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। हाँ लेकिन चेंज होगा, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगा। मान लो कि आपका, एक सिंपल थ्योरी बताता हूँ, आपके पास 7.4 का पीएच है, आप उसमें देंगे तो 7.4 से 7.48 हो जाएगा, तो ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ। तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग बफर। अगर मान लो आपके पास एक 1 लीटर का वाटर है, 1 लीटर का प्योर वाटर है, तो 1 लीटर प्योर वाटर अगर है आपके पास, 1 लीटर का प्योर वाटर लिए 1 लीटर का, तो पीएच कितना बोलेंगे, तो पीएच आप बोलेंगे 7। उसी 1 लीटर वाटर में अगर आपके पास यहाँ पे 1 लीटर वाटर है, उसी में अगर मान लो मैंने 0.1 मोल डाल दिया किसका, HCl का, तो पीएच हो जाएगा आपका 1। कहा था आपका 7, 7 से ड्रॉप कर गया 1 पे। तो बताइए। जी देखो, ये सॉल्यूशन है, ये 1 लीटर है, 1 लीटर वाटर में आपने यहाँ पे 0.1 मोल डाल दिया आपने HCl। आपने कितना मोल दिया, 0.1, तो मोलर कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? अरे मोल पर लीटर 0.1 ही होगा, तो कितना H प्लस आएगा आपको, तो पीएच कितना हो जाएगा, तो पीएच कितना हो जाएगा, 1 हो गया कि नहीं? अरे सॉल्यूशन ही का तो 1 है पीएच। आई बात समझ में? तो आपने देखा पीएच 7 से कहाँ गया, आप ड्रॉप कर गए 1 पे, तो बहुत अप्रिसिएबल चेंज हुआ ना आपका। The solution whose pH does not change very much after addition of the strong base to a limited amount is called buffer solution। कर लेंगे? तो बफर सॉल्यूशन है समझ में? अब देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, लिखो टाइप्स ऑफ बफर। टाइप्स ऑफ बफर क्या होता है सुनिए, सबसे पहले लिखो फर्स्ट टाइप में एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का मतलब क्या होता है, मिक्सर ऑफ weak acids and its salt, that is conjugate base of weak acids। जो वीक एसिड लिए उसका कंजुगेट बेस होना चाहिए। किसका मिक्सर लिया आपने? अगर कहीं भी मिक्सर में आपको वीक एसिड, अभी वीक एसिड सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड मिल गया तो बल्ले बल्ले बफर है वो। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके एक बताते हैं आपको। जैसे आप हाइड्रोजन साइनाइड, वी नो द वीक एसिड, सोडियम साइनाइड, द सॉल्ट ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन साइनाइड एक्ट एज द बफर सॉल्यूशन। अगर कहीं पे हाइड्रोजन साइनाइड है, सोडियम सोडियम साइनाइड रहेगा तो बफर बोलेंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन साइनाइड है, साइनाइड का कहीं भी सॉल्यूशन होगा तो बफर बोलेंगे। सॉल्ट लेक किसी का भी हो सकता है ना वो। फिर देखो, आपके पास एसिटिक एसिड्स है और आपके पास सॉल्ट लेंगे इसका, तो सोडियम एसिटेट या पोटेशियम एसिटेट जो भी लीजिए, या आप ले सकते हो एसिटिक एसिड्स, वीक एसिड्स है और उसका कंजुगेट बेस होना चाहिए उसके साथ, क्या बोलेंगे, बफर। अब ये कंजुगेट बेस कहाँ से आना चाहिए, तो सॉल्ट से। एसिड जब पार्शियल आयनाइजेशन होता है, एसिड भी कंजुगेट बेस बनाता है, लेकिन वहां पे बफर नहीं होता। इफ द कंजुगेट बेस कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट, देन बफर। इसीलिए मैंने सॉल्ट के साथ मिक्स करके बनाया है।
कर लेंगे? नहीं, वो तो बहुत स्मॉल जाता है, उससे नहीं होता बफर। देखो ये क्या होगा, आप देखे होंगे बेंजोइक एसिड्स, आप सोडियम में पोटेशियम बेंजोएट लेंगे तो वो बफर ही होगा। सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दैट 100% एनाइज। कर लेंगे, समझ में आई है? और देखो एग्जांपल लेते हैं, कार्बोनिक एसिड लिए, कर ली कॉपी है। अब देखो एक चीज, अरे उसका नहीं तो रे, वो सॉल्ट से ला रहे हैं, सॉल्ट से ला रहे हैं, इससे जा रहा है वो। देखो H2CO3 का बेसिसिटी बताइए। टू सीरीज ऑफ बफर बनाएगा ये। टू सीरीज ऑफ बफर बनाएगा, कौन कौन बनाएगा देखो। अगर बेसिसिटी 3 होगा तो 3 सीरीज ऑफ बफर बनाएगा। H3PO4 का बेसिसिटी कितना था, 3, और H3PO4 आपका वीक एसिड था, वो 3 सीरीज ऑफ बफर बनाता है। अगर दो बेसिसिटी 2 होगा तो 2 सीरीज ऑफ बफर बनाएगा, देखो कौन कौन बनाएगा। देखो ये सोडियम बाइकार्बोनेट लिए, कार्बोनेट लिए, कार्बोनिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बफर होता है ये। फिर देखो सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे और सोडियम कार्बोनेट लेंगे, ये भी बफर है। हो सकता है एसिडिक सॉल्ट है वो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट का बफर बना रहा हूँ ना मैं। ये कार्बोनिक एसिड्स है, इधर बाइकार्बोनेट के बीच में बफर है, इधर आपका बाइकार्बोनेट है और CO3 2- के बीच में है, और यही होता है आपका ब्लड बफर। ब्लड में जो बफर होता है इसी का रहता है, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट का। 7.4 जो पीएच मेंटेन कर दो, फर्स्ट आयनाइजेशन इसी से लेते हैं हम लोग। कर लेंगे, बेसिसिटी आई समझ में? तो कहीं भी अगर एसिड देखोगे, वीक एसिड, दैट वीक एसिड मिक्स विद द सॉल्ट ऑफ दैट वीक एसिड, तो क्या बोलेंगे उसको, बफर। तो कर लेंगे, एसिडिक बफर या बेसिक बफर, तो एसिडिक, एसिडिक को कर लेंगे। नेक्स्ट देखो बेसिक बफर, लिखो मिक्सचर ऑफ weak base and its salts। वीक एसिड उसका सॉल्ट ले लो तो बफर, वीक बेस उसका सॉल्ट ले लो तो बफर। देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, या इसी को बोलते हैं हम लोग अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन भी, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या बनेगा, बफर। NH3 क्या होता है, वीक बेस, और NH4+ क्या होता है, उसका कंजुगेट एसिड। तो वीक बेस का कंजुगेट एसिड के साथ मिक्स करोगे तो बफर आ जाएगा। मेथाइलमिन क्या होता है, वीक बेस, और ये क्या होगा मेथाइल, ये जो लिया NH3+ Cl- क्या होगा ये, बफर है ये। एनिलीनियम क्लोराइड होगा ना, मेथाइलमिन से जो बनाए हम लोग। देखो ये क्या होता है, एनिलीन होता है, इस पे प्रोटोनेशन कर दोगे तो क्या बनेगा, NH3+, उसके साथ तो क्लोराइड या सल्फेट कुछ रहेगा, तो वही तो सॉल्ट है वो, तो क्या बनेगा, बफर।
इसके बाद भी कुछ एग्जांपल्स होता है, जैसे कभी कभी एग्जांपल देखो ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एल्युमिनियम क्लोराइड को भी बफर बोलते हैं, तो ये सब नहीं पढ़ना। आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग पे ही वर्क करना है, सिलेबस में ही नहीं वो सब आपको कर लेंगे, तो ये याद रखोगे, तो ये सब क्या होता है, बफर होता है, तो बफर। हम्म। अरे NH3 एक्वस जो होता है ना, NH3 एक्वस का मतलब ही होता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। अमोनिया तो वाटर में जाके ये बना देता, इसीलिए लिखा मैंने NH3 एक्वस लिखो या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखो, कर लेंगे। पिरिडीन क्या होता है, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस? C5H5N पिरिडीन होता है, और इसी को C5H5NH प्लस लेंगे तो पिरिडीनियम आयन होगा, ये सब बफर होगा। आई बात समझ में? ये पिरिडीन ये होता है, पिरिडीन ये आपका है। ये क्या होगा, पिरिडीनियम आयन है ये। पिरिडीनियम आयन, पिरिडीन से क्या होता है, वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस? वीक बेस। तो कर लोगे, आई बात समझ में? ये थर्ड लिखो, बफर सॉल्ट। कुछ सॉल्ट भी होता है जो बफर की तरह वर्क करता है। अब बफर का सबसे यूनिक बिहेवियर क्या होता है पता है? बफर सॉल्यूशन को अगर डाइल्यूट करोगे ना तो पीएच चेंज नहीं होता। अगर आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट करो पीएच चेंज होगा, बेसिक सॉल्यूशन डाइल्यूट करोगे पीएच चेंज होगा, चाहे वीक एसिड हो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन बफर सॉल्यूशन का यूनिक एबिलिटी होता है कि इफ यू आर गोइंग टू डाइल्यूट द बफर सॉल्यूशन, पीएच डज नॉट चेंज। कैसे होगा सब बताएंगे आपको, कर लेंगे। तो बफर सॉल्ट किसको बोलते हैं? द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस बफर की तरह वर्क करता है। हम्म। सॉल्ट बनाएंगे एसिड बेस से ना। आपको बोलेंगे, आपको एग्जांपल देगा कि विच वन aqueous solution of salt, pH of which one solution, pH of which one compound देगा, pH of which one aqueous solution of compound will not change with the on dilution। तो आप वही सॉल्ट आप सेलेक्ट करो जो वीक एसिड वीक बेस का होगा, क्योंकि वो हमेशा किसकी तरह होता है, बफर सॉल्ट की तरह। कैसे करेगा सब बताएंगे आपको सॉल्ट एनालिसिस के थ्रू। नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस था, आपको बार बार बोल रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग सब वीक बेस होता है। सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस देखो एग्जांपल, जैसे अमोनियम साइनाइड लेंगे तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, अमोनियम एसीटेट लेंगे तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, अमोनियम कार्बोनेट लेंगे तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। ये सब होता है बफर सॉल्ट, याद रखोगे, बताएंगे वो सब। लिखो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, अभी तो बफर का टाइप्स पढ़ा आपने। हम्म। एसी के ऊपर बैठा दे तुमको। लिखो एसिडिक बफर लिखो, कर देता हूँ। एसिडिक बफर लिखा आपने। एसिडिक बफर में सबसे पहले याद रखना आप लोग, you are going to find the pH of solution. First you have to identify the which one solution you have to find the pH। आपको सबसे पहले देखो, आयनिक क्रिया में सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट के पास आइडेंटिफिकेशन। स्टूडेंट पकड़ ही नहीं पड़ता क्या करना क्या है, ये तो जानता है कि पीएच फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या वो नहीं पता चलता। एक बफर एक कंडीशन होता है। और मेडिकल में जो क्वेश्चन आता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, जेई मेन में तो, जेई एडवांस में तो ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन देता है नहीं इसका, कि दिमाग थोड़ा कूल नहीं रखोगे नहीं तो समझ में नहीं आता कि पीएच कैसे फाइंड होता है, दिखा देंगे क्वेश्चन सब।
आई केमिकल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही होता है, लेकिन एनी का क्वेश्चन कैलकुलेटिव होता ही नहीं। देखो बताता हूँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है। देखो मैं बता रहा हूँ एसिडिक बफर का क्या होता है, सुनिए। लेट कर लो कि HA has weak acids and Na has its salts, हो सकता है ये। लेट कर ली कि HA क्या आपका वीक एसिड है, एंड Na क्या होगा, एज इट्स सॉल्ट। तो बफर जब जाते हैं, तो बफर में HA तो Na, देखो बफर है ये, एक्वस सॉल्यूशन वर्क कर रहे हैं हम लोग। ये किस में जाएगा आपका, H प्लस एक्वस में, ये माइनस एक्वस में। Na जो लिए सॉल्ट, उसको जैसे वाटर में डिजोल्व करेंगे, ये तो बोलेगा हम तो जाएंगे पूरा कंप्लीट, क्योंकि मैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हूँ। आ गया वहां पे कॉमन एंड इफेक्ट। आपको बताया था ना कि कॉमन कंपोनेंट का कंसंट्रेशन कहाँ से लेते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पकड़ते, कंट्रीब्यूशन वीक का नहीं। कॉमन एंड इफेक्ट होगा कि नहीं। द कंसंट्रेशन ऑफ जो होगा ए माइनस का इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Na हो जाएगा कि नहीं, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, है कि नहीं बताओ। इक्विलिब्रियम में बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन किसका आएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन का। सेकंड तो आपका कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है मेरे को। लेकिन ये पता है कि ये कंजुगेट बेस है और ये एसिड है, यही बफर का काम करता है। तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके लिए एक्सप्रेशन लिखोगे, के इक्वल टू क्या लिखोगे बेटा बता दो, H प्लस, और क्या लिखेंगे, ए माइनस अपॉन HA। खुद से बताइए किसका कंसंट्रेशन दिखा रहा है, कंजुगेट बेस का। कंजुगेट बेस का कंसंट्रेशन कहाँ से आ रहा है आपका, सॉल्ट से, क्योंकि मैंने बताया था ना कॉमन कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन कहाँ लेते, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या लिए, सॉल्ट, वही तो देगा ए माइनस। आई बात समझ में। अब देखो इसी में H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि कंसंट्रेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कंजुगेट बेस, यही होगा ना। एक फॉर्मूला मैंने वन लिया। दोनों साइड मैंने माइनस लॉग ले लिया, ये माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग के प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस अपॉन HA कर देंगे, रिवर्स कर दिया मैंने। माइनस लॉग H प्लस को क्या बोलते हो, माइनस लॉग के को क्या बोलते हो, तो आपका देखो फॉर्मूला क्या होगा, पीएच इक्वल टू पी के प्लस लॉग ए माइनस अपॉन HA। ये इक्वेशन मैंने टू लिया। अब इक्वेशन टू देखो क्या है, पीके का वैल्यू देगा, अगर पीएच फाइंड करना होगा तो नहीं, इक्वेशन टू यूज कर लेंगे। प्रोवाइडेड क्या होना चाहिए, एसिडिक बफर। ये क्या दिखा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। ये क्या दिखा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, वीक एसिड्स, राइट। आप ये लिखोगे, नोट करके लिख लो। अब फॉर्मूला क्या लर्न करोगे, देखो एस प्लस कंसंट्रेशन इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। नहीं, देखिए देखिए क्वेश्चन वन देखिए, और एक लर्न करना आपको कि पीएच इक्वल टू जब भी जाएंगे फाइंड करने, इफ यू हैव द एसिडिक बफर देन, तो पीएच जब भी फाइंड करेंगे तो आपका पीएच इक्वल टू हो जाएगा पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड।
समझ में आया ये? इसी इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन बोलते हैं ना हम लोग इसको। ये कहाँ पढ़ना था आपको? ये सब देखोगे एनसीईआरटी में तो लिखा है। हेंडरसन इक्वेशन समझ में आया क्या होता है? बफर के लिए होता है। ये जनरलाइज कर दिया ना मैंने, बफर कहीं भी होगा तो सॉल्ट बाय एसिड लोगे। एच प्लस कंसंट्रेशन तो एसिड बाय सॉल्ट, अब पीएच कैलकुलेशन तो सॉल्ट बाय एसिड कर लोगे। देखो मैंने जितना भी एक्सप्रेशन लिया, पूरा एक्सप्रेशन में मैंने कहीं भी अल्फा टर्म यूज नहीं किया। अब पूरा एक्सप्रेशन में कहीं भी मैंने ये नहीं बोला कि अल्फा वन माइनस अल्फा नेग्लेक्ट करो, ये किसी को नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने सीधा एक्सप्रेशन लिया, एक्सप्रेशन में मैंने कॉमन कंपोनेंट को पकड़ा, कॉमन कंपोनेंट का कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ले लिया, और रिमेनिंग कंपोनेंट जो था वो सी इक्विलिब्रियम का था, वहां से मैंने क्या फाइंड किया? H प्लस। कर लेंगे, देखो क्वेश्चन करो उससे समझ में आ जाएगा। Find the pH of an aqueous solution containing 0.2 mole sodium acetate and 0.1 molar acetic acids at 25 डिग्री सेल्सियस। पीके फॉर एसिटिक एसिड आपका दिया रहेगा 4.74। आप खुद से देखो सॉल्यूशन मैंने किसको किसको रखा। सॉल्यूशन में आपके एक वीक एसिड है, उसका सॉल्ट है, तो बफर है ये। देखो अगर मैं क्या, सुनो, अगर ये नहीं रहता और सिर्फ इसका अगर फाइंड करने पूछता तो आप क्या लिखते? पीएच इक्वल टू हाफ कर देते पीके, अब माइनस लॉग सी पे वर्क कर लेते, करते कि नहीं? अगर ये नहीं रहता, सोडियम एसीटेट अगर नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे सोडियम एसीटेट में और कौन है आपका? एसिटिक एसिड भी है, तो आपके पास देखो सॉल्ट भी है और वीक क्या है आपका? एसिड भी है, तो फिर तो बफर है। पीएच का फॉर्मूला रेडीमेड है, फाइंड कर लो अब क्या हो जाएगा। लॉग क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्या है सॉल्ट आपका? सोडियम एसीटेट, और कंसंट्रेशन ऑफ किसका लेंगे? ओके ये बता दो, सॉल्यूशन जब एक ही होगा, सॉल्यूशन जब एक ही होगा तो इसको मोल रेशियो में हम लोग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना? अगर ये 1:1 मोल रेशियो होगा तो 1:1 कंसंट्रेशन रेशियो भी होगा। अरे वॉल्यूम देखिए, एक ही सॉल्यूशन होता है तो वॉल्यूम मोल पर लीटर, तो मोल पर लीटर देन बाय वी करोगे तो वी तो कॉमन ही हो जाएगा, तो मोल रेशियो कंसंट्रेशन रेशियो सेम होगा कि नहीं? तो मिली मोल रेशियो लेंगे या मोल रेशियो लेंगे या कंसंट्रेशन रेशियो, वैल्यू तो एक ही आएगा ना आपका। आई बात समझ में? तो ये क्या होगा? 4.74 प्लस लॉग 0.2 अपॉन 0.1, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3, ये क्या होगा? 5.04। आई बात समझ में? कैसे फाइंड करेंगे पीएच? ये किसका था आपका? लेगो फॉर बेसिक बफर, बेसिक बफर के लिए एसिडिक बफर का बता दिया ना आपको, अब बेसिक बफर के लिए लिखो। खुद से कर लोगे। BOH, BCl सॉल्ट लेट कर लिए। कर लेंगे, अब तो रो खुद से। BOH जो होगा वो किस में जाएगा? वो पहले B प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस। BCl जो होगा एक्वस, वो तो कम्प्लीटली एनएच होगा। कॉमन एंड कौन है? कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड।
वही बी प्लस हो गई है, कॉमन एन इफेक्ट है। द कंसंट्रेशन ऑफ BCl इक्वल टू किसका कंसंट्रेशन होगा, बी प्लस, दैट इज कंजुगेट एसिड, बेस से बनाना वो, आई बात समझ में। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन किसके लिए लिखेंगे हम लोग, आयनाइजेशन के लिए, फर्स्ट आयनाइजेशन के। फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस क्या लिखोगे, Kb इक्वल टू बी प्लस OH माइनस अपॉन BOH। आपको भी पता है यहाँ पे OH माइनस से काम चलने वाला है, POH फाइंड कर लेंगे तो pH फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो ये Kb कंसंट्रेशन किसका होगा, हो गई ये, लॉग ले लोगे तो क्या हो जाएगा, POH Kb बी प्लस अपॉन क्या हो जाएगा, समझ में आई बात। खुद से लिख लो आप लोग। बेसिक बफर में क्या क्या याद रखना है आपको, अगर पूछेगा OH माइनस कंसंट्रेशन Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कभी कभी आप POH फाइंड कर लोगे तो उससे pH आ जाएगा, लॉग सॉल्ट बाई क्या करेंगे, कुछ आइडिया लगा। pH of buffer solution is independent of dilution, यही बात समझ में। डाइल्यूट करेंगे pH पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, pH कभी चेंज ही नहीं होता है इसका, क्योंकि देखो डाइल्यूट करोगे, सुनो, डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन चेंज होगा, मोल्स तो चेंज होगा नहीं, तो ये तो मोल रेशियो कंसंट्रेशन रेशियो हमेशा सेम ही रहेगा, तो pH पे क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि देखो कंसंट्रेशन वॉल्यूम चेंज करेंगे, दोनों का कंसंट्रेशन चेंज होगा, अब वो रेशियो तो हमेशा मेंटेन ही रहेगा आपका, तो pH पे कोई इम्पैक्ट आएगा आपका, नो, तो लिख लो pH of buffer solution does not depends on independent of the dilution। कोई बफर सोल्यूशन को pH बोल देगा, उसको बोलेगा कि अब डाइल्यूट किया हम लोग 1000 टाइम 100 टाइम, pH बताओ तो बोलना है एज इट इज, कर लेंगे। बफर आए समझ में, क्या होता है, अब आइए नेक्स्ट। लिखो, लिखो मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन, लिखो मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन, अरे बैठ के लिखो ना, आएगा बैठ के लिखो, लिखो मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बफर, अगर ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आपका जे 8 मार्क्स का बनेगा।
जेई मेन का जेई एडवांस का क्वेश्चन बनेगा कैलकुलेटिव बेस, और नीट का बनेगा थ्योरेटिकल बेस। नीट में भी थ्योरेटिकल बेस क्वेश्चन पूछता है इस पार्ट से। ये है थोड़ा कंसेप्चुअल टॉपिक, इसलिए थोड़ा नेटवर्क को ऑन रखना। राइट, नेटवर्क को थोड़ा ऑन रखना, तभी समझ में आएगा। नहीं तो एक बार बता देंगे, दूसरा बार कहीं देखो क्रेडिट दूसरा को दे दो, फिर समझ में आ गया। होता है ऐसा। जैसे मैं स्टेट मैटर पढ़ाता हूँ, फिर तो पढ़ता है थर्मोडायनेमिक्स, बोला कि समझ में आ गया, लेकिन मैंने ही पहले बता दिया था क्या था स्टेट क्या। तो देखो होता है क्या यहाँ पे, मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन। देखो मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन क्या होता है, सुनो। आप लोग पहले ले रहे हैं फॉर एसिडिक बफर। देखो एसिडिक बफर में होता है क्या, सुनो। देखो होता क्या, एच ए वीक एसिड था, ये अनाइज होकर किस में गया था आपका, एच प्लस एक्वस में, और किस में, ए माइनस में। और आपने लिया था एक एन ए, वो कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ था आपका एन ए प्लस, और किस में था, ए माइनस में। ये सब बफर का है कंपोनेंट सब, यही सब कंपोनेंट है ना बफर का। देखो होता क्या, ये सब बफर का कंपोनेंट है, यहाँ पे एक बस लिखो, ये सब बफर का कंपोनेंट्स है। अब देखो यहाँ पे होता क्या, आपने क्या किया, एक्सटर्नली आपने स्ट्रॉन्ग एसिड दिया बफर में। एक्सटर्नली आपने बफर में ऐड किया स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक्सटर्नली आपने ऐड किया बफर में। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो H प्लस फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड्स आया, वो गया कि चलो पीएच ही चेंज करके आ जाते हैं। हाँ, अब ये क्या होगा, H प्लस जो है ना, ये बोला कि चलो पीएच चेंज करके आ जाएंगे, एकदम पावर में गया। बफर का एक्शन देखो, आर्मी उसका कैसे उसको बचाएगा, बोले आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। आया, यहाँ पे कंजुगेट बेस एसिड, कंजुगेट बेस था, क्योंकि एसिड दोगे तो एसिड तो एसिड से रिएक्ट करेगा नहीं। देखो इस सॉल्यूशन में अगर एच प्लस देंगे तो एसिड से तो रिएक्ट करेगा नहीं वो, एच प्लस से कभी फ्रेंडशिप हो नहीं सकता। ये माइनस ही उसके साथ कंबाइन कर सकता है, क्योंकि कंजुगेट बेस है वो, तो बेस ही तो एसिड से रिएक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, इसको देखना, ये बोले आ जाओ, आए ये इसको ये लिया, और ये क्या किया, यहाँ से इसको लेके आया और बना दिया एच ए। अब एच जो होता है वीकली डिसोसिएटेड होता है। आपने तो स्ट्रॉन्ग एसिड दिया, आपने तो स्ट्रांगली डिसोसिएटेड से दिया आपने, और उसको कन्वर्ट करा वो वीकली डिसोसिएटेड में। अब द वीकली डिसोसिएट विल प्रोवाइड द हाई अमाउंट ऑफ एच प्लस आफ्टर फॉर्मिंग एच, ये लो अमाउंट पीएच को कोई ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। अरे भाई कहीं से लो, सॉल्यूशन का ही है ना वो। आई बात समझ में। अब देखो तो लेके चला गया वीकली डिसोसिएटेड, अब क्या होगा देखो, आप बोलोगे नहीं ये नहीं कर पाया, तो फिर गुस्सा आ गया, कटप्पा को गुस्सा आ गया जाता था ना, वैसे गुस्सा आ गया। आप देखो कभी मूवी देखते हो, नहीं देखते हो, मूवी देखना, गोलमाल देखना। तो गोलमाल में संजय मिश्रा जो बहुत अच्छा एक्टर होता है वो होता है डॉन। तो अजय देवगन ये सब जो एक्टर रहता है कहीं पे छुपा रहता है एक क्लाइंट के घर में, तो उसको बार बार वो भेजता है कि उसको मार के आओ, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ। तो वैसे ही क्या हुआ कि एसिड को आपने भेजा पहले, एसिड गया, कुछ नहीं कर पाया वो। अब बेस आया, दूसरा को भेजा वो, तो बेस जो OH माइनस है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग बेस जो दिया यहाँ पे एक्सटर्नली, ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, देखो इसको, ये जो देख लो यहाँ पे एच एच प्लस, एच प्लस देख रहे हो है ना, एच प्लस वहां पे, ये जो OH माइनस है बेस देंगे बाहर से, ये स्ट्रॉन्ग बेस लिए बाहर से दिया आपने, ये H प्लस के साथ कंबाइन करके बना देगा H2O। अब तो ये तो वीकली डिसोसिएटेड होता है।
देखो बफर को बचाने के लिए दोनों आर्मी ऑलरेडी है, एसिड देंगे तो उसको भी बचा लिया, बेस देंगे तो वो भी बचा लिया, तो बेस को कोई इम्पैक्ट आएगा? नो। तो आप ऐसे लिखोगे, देखो कर ली कॉपी। तो आप खुद से सोचो, अगर आपके पास सोडियम एसीटेट होगा और सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का बफर होगा, अगर उसमें आपने हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड किसके साथ कंबाइन करेगा? एसीटेट के साथ। एसीटेट के साथ, ये सब थोड़ा याद रखना। किसके साथ करेगा? एसीटेट के साथ। तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे लिखो, आप यहाँ पे लिखो स्ट्रॉन्ग एसिड added to the buffer, H plus ions neutralized by, कौन करेगा? conjugate base like acetate होगा कि नहीं बताइए, of the buffer। बफर सॉल्यूशन का ही है ना वो। तो आपको बोलेगा कि बफर कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो याद रखना रिवर्स एसिडिटी रिवर्स अल्कानिटी होता है वहां पे। इफ इफ यू आर वर्किंग फॉर द एसिडिक बफर, तो आफ्टर एडिंग द H plus are neutralized by the conjugate base। After adding the OH minus neutralized by the weak acid। ऐसे खुद है ना वहां पे, ऐसे तो खुद वहां पे H plus को लेकर OH minus से कंबाइन कर लेगा। H plus जो बोल रहे हो लिटरली तब ऐसे के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। मतलब ये क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपके पास, सुनो, आपने के पास O माइनस था, ये कहा था बफर सॉल्यूशन का ही है, और आपने उसमें ऐड किया था H प्लस, एक्सटर्नली आपने ऐड किया। ये जो होना चाहिए एक्सेस होना चाहिए, ये होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट्स, तभी ये सब काम होता है बफर का। मैंने पहले ही बता दिया है कि स्मॉल अमाउंट बनना चाहिए, लार्ज अमाउंट में नहीं आना चाहिए। ये कंबाइन करके क्या बना देगा बताओ? एच ए, जो क्या आता है वीकली डिसोसिएटेड है। अब देखो खुद से कि अगर ये लिमिटिंग हो गया तो ये एक्सेस हो गया, तो फिर ये जितना ज्यादा होगा बोले मेरा रूल चलेगा, किसी के जाने नहीं, हरा नहीं मिलेगा। कभी कभी मूवी में देखते हो गुंडा का एक वो बैठा रहता है ये, और कोई बड़ा गुंडा के उसके पुर्दे पर मेरा मेरा राज हो गया। यहाँ पे वांटेड नहीं, देखो सलमान खान का मूवी, आपने नहीं बोला था। वांटेड देखो, बहुत अच्छा मूवी है। वांटेड देखो, बहुत अच्छा मूवी है। तो उसमें देखते हो नहीं कि छोटा छोटा गुंडा रहता है, उसमें जाता है सलमान खान, सबको मार के उसका बोलता है मेरा एरिया हो गया, ये बोलता है कि नहीं गुंडा? तो वही होता है कि एच प्लस जब आएगा, एच प्लस लिमिटेड अमाउंट में देंगे तो फिर तो जो एग्जिस्टिंग वो मार के भगा दिया उसको, होने ही नहीं देगा। जैसे आएगा कि मेरा एरिया है, तो बोला कि एक आएगा बोलेगा आओ, आओ भाई आओ, ऐसे आराम से चलते हैं साइड में जाके, ऐसे मारेगा उसको कि साइड गेट से बोले भाग यहाँ से, तो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन आपने वहां पे एक्सेस लेके आ गए, तो फिर तो उसको एलिमिनेट करके आप बोलोगे मेरा राज चलेगा, मेरा रूल चलेगा अब यहाँ पे, जो हो गया। तो इसीलिए, तो फिर बफर देखो आपको क्या करना है, वो डोमेन को मेंटेन करना है, पीएच मेंटेन करना है, तो आपको ये बफर का जो कंपोनेंट है उसको एलिमिनेट नहीं करना आपको, क्योंकि ये कंजुगेट बेस और एसिड का ही तो बफर था। कंजुगेट बेस क्यों एलिमिनेट करोगे तो बफर तो कोलैप्स हो जाएगा, बफर रहेगा कहाँ पे आपका? आई बात समझ में? इसीलिए जब एसिड बेस देते हैं तो बफर का कंपोनेंट की जब कंबाइन करता है वो कंपोनेंट एक्सेस होना चाहिए। कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, तो बोले तो इतना बार तो बोले बफर कोलैप्स कर जाएगा, अपना रूल चलेगा, सलमान खान के एग्जाम्पल दिए, सब दिए। चलो, चलो लिखो स्ट्रॉन्ग बेस। हम्म
the buffer solution. OH minus ions are neutralized by weak acid of the buffer solution. किससे करेगा weak acid of the buffer solution? क्या बनाएगा वो? वाटर. मतलब ये बोल लो आप ये कि HA तो weak acid है, वो बफर का ही है, that should be excess. बफर से है ये क्या होना चाहिए आपका? एक्सेस. लिमिटिंग रीजन कौन होना चाहिए? OH माइनस. आपने कहाँ धरा? एक्सटर्नली. ये क्या होना चाहिए? लिमिटिंग रीजन्स. अब बेटा बताओ लिमिटिंग रीजन्स क्या हो जाएगा? ये बना देगा ए माइनस. ए माइनस तो बफर का ही कंपोनेंट है. अब प्लस क्या होगा? H2O. ये कहाँ चला गया? वो चला गया वीकली डिसोसिएटेड. आई बात समझ में? तो ये होता बफर. बचा लिया अपने आप को. मीन्स इन बोथ कंडीशन पीएच आर कंपनसेटेड. तो फिर तो वो OH माइनस बोलेगा मेरा चलेगा. चलो भागो सब हटो यहाँ से. होता ही वही. इसलिए इसको हमेशा एक्सेस नहीं देते, इसको हमेशा क्या देते हैं? लिमिटेड. एक्सेस नहीं देते. इन स्मॉल अमाउंट बोला था ना. ऐसा थोड़ी है कि किसी का कंबशन नहीं होता तो कभी कंबशन नहीं होगा, कभी ना कभी तो कंबशन होगा. नाइट्रोजन केमिकली हम लोग इनर्ट बोलते हैं, लेकिन वो भी तो कभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है टेम्परेचर पे. तो वैसे तो हर जगह अप्लीकेबल होगा ना. आप बफर लेके पीएच मेंटेन करते हो. आप ऐसा तो नहीं कि आप एक्सेस अमाउंट में दे देंगे एसिड बेस तो पीएच मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा बफर. थोड़ा H प्लस देगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वाटर आपको H प्लस कितना देगा? 10⁻7. ऊपर से कॉमन इनफेक्ट देगा और भी कम कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ से आप मान लो कि ये कंपोनेंट था, आपको मान लो कि 0.1 मोलर था, आपने इसका 0.02 मोलर दिया. ये तो कुछ बचेगा अभी. अरे ये 0.1 माइनस 0.02 बचेगा, ये तो कम्प्लीटली चला गया. ये तो बन जाएगा आपका. लेकिन ये जब आप वो OH माइनस देगा वो लेके, तो वो तो 0.02 मोलर नहीं देगा आपको, वो तो बहुत कम देगा. तो बफर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं. कर लेंगे. चलो नेक्स्ट लिखो. और बेसिक बफर लिखो. बेसिक बफर जाएंगे तो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता, ये जाएगा किसमें? अमोनियम क्लोराइड किसमें जाएगा? अब थोड़ा जज करो खुद से. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देंगे तो क्या हो जाएगा? अगर OH माइनस देंगे स्ट्रॉन्ग बेस, NH4 इससे कंबाइन करके बना देगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हो जाएगा ये. और अगर H प्लस देंगे, देख लो पकड़ आ रहे हैं दोनों तरफ से. तो खुद से नहीं लिख लोगे अब आगे. How buffer able to protect the pH after addition of a strong acid strong base in limited amount. कर लेंगे. नेक्स्ट देखो. लिखो, नोट करके लिखो. प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर. प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर. एसिडिक बफर कैसे बनाते हैं? ये पार्ट लिटरली बफर एक्शन को ही रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ आपको. थोड़ा इजी कर रहा हूँ ताकि पकड़ पाओगे, नहीं तो पकड़ना थोड़ा स्टूडेंट के लिए टफ होता है बफर को. तो प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक बफर देखा आपने? देखो. कौन? OH माइनस.
ये स्ट्रॉन्ग बेस से आएगा। नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस से ही हम लोग लेते हैं पीएच का कीमत। बफर ही नहीं रहेगा वहां, बफर रहेगा वहां पे, वीक बेस का क्या मतलब है, वीक बेस तो है ही ऑलरेडी। दूसरा वीक बेस लेके क्या करोगे उसमें, किसका कंपोनेंट बफर रहता है। देखो, प्रिपरेशन ऑफ किसका बताए थे। बाय मिक्सिंग, ये सब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय मिक्सिंग। वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट्स, सॉरी वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट्स, वीक एसिड कर दो, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट। ये तो डिफिनेशन में था, मतलब कहीं भी वीक एसिड सॉल्ट रहेगा तो क्या होगा, बफर। बाय मिक्सिंग strong base with excess amount of weak acid, मतलब वीक एसिड क्या लेंगे आप, वीक एसिड होना चाहिए आपका एक्सेस अमाउंट में। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखो जैसे एसिटिक एसिड होता है आपका वीक एसिड, और उसमें आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया स्ट्रॉन्ग बेस, देखो ये मिक्स कर रहे हो कि नहीं आप। देखो वीक एसिड लो वीक बेस लो, उसे कोई मतलब नहीं होता, एसिड बेस का रिएक्शन हमेशा इरिवर्सिबल होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो ये हमेशा क्या बनाएगा, सोडियम एसिडेट बनाना ही बनाना है इसको, इक्विलिब्रियम नहीं रहता वहां पे, इरिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस होता है न्यूट्रलाइजेशन। लेट कर लो कि टाइम जीरो पे आपने इसका ए मोल लिया, इसका बी मोल, ये एक्सेस है। मिली मोल्स लो या मोल्स लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोलर अगर एम 100 ml 0.1 मोलर सोल्यूशन देगा तो मिली मोल्स लेके चले जाना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सेस लिए ये क्या लिया आपने, लिमिटिंग रिएजेंट्स, विच वन गेट कंज्यूम आफ्टर रिएक्शन, देखो तो क्या बचेगा, ए माइनस बी मोल इसका बचेगा, इसका जीरो, इसका बी, बताओ तो क्या बनेगा, बफर आ गया। वही तरह रहना बफर। रिजल्टिंग सॉल्यूशन, तो जब भी किसी वीक एसिड में अगर लिमिटेड अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस दोगे ना, बफर बना देता हूँ। अब देखो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आपको क्या बन रहा है, एसीटेट, एसिटिक एसिड और सोडियम एसीटेट, किसके तरह वर्क कर रहा है ये, एसिडिक बफर, और तो कोई बच नहीं रहा वहां पे। वो पीएच हो जाएगा क्या, देखो पीके प्लस लॉग, सॉल्ट कितना बना बी, एसिड कितना लेफ्ट था, ए माइनस बी, बस हो गया, पीएच फाइंड कर लेंगे। आई बात समझ, तो आपको पता चला कि by mixing strong base, strong base should be in the excess amount, by mixing a strong base with the weak excess, by mixing a strong base with excess amount of weak acid, ऑलवेज हमेशा बफर क्या आएगा, बफर। आपने देखा होगा ब्यूरेट में लेते हैं हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस, अब फ्लास्क में लेते हैं हम लोग वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को जब वीक एसिड में देते हैं ना हम लोग, तो बिफोर एंड पॉइंट हमेशा बफर ही आता है। बिफोर इन पॉइंट क्या आएगा, बफर, बिफोर इन पॉइंट का मतलब आपका एसिड एक्सेस है, बेस क्या है, लेस है। बताएंगे क्वेश्चन, बहुत इन पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, तो ये समझ में आया आपको। चलो बताएंगे, लिखो, बाय मिक्सिंग
लिखो, by mixing a strong acids with excess amount of salt of weak acids. Excess amount of salt of weak acid. अब देखो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते समझ में आएगा। देखो सोडियम एसीटेट किसका सॉल्ट है? वीक एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हमेशा बेसिक नेचर होता, और इसको रिएक्ट करवा रहे हो आप किससे? हाइड्रोजन क्लोराइड से। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। आप बताओ सॉल्ट में अगर HCl देंगे तो क्या करेगा? तो रूल होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को सॉल्ट से धक्का मार के भगा देते। तो आप कार्बोनिक, आप एसिटिक एसिड क्या पढ़े थे? वीक एसिड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को भगा देगा। मतलब ये बनेगा, चल बक यहाँ से तो बना लेगा COH, और वो बना के बैठ गया सोडियम क्लोराइड। आप हमेशा याद रखना किसी भी सॉल्ट में अगर मिक्स करोगे एसिड को, स्ट्रॉन्ग एसिड विल रिप्लेस द वीक एसिड फ्रॉम सॉल्ट। आपको अगर मैं सोडियम बेंजोएट देंगे या सोडियम फेनॉक्साइड देंगे, उसमें अगर हाइड्रोजन क्लोराइड या H2SO4 कुछ भी देंगे तो वो वीक एसिड को वहां से भगा देगा। आई बात समझ में? अब देखो क्या करेंगे, टाइम 0 पे इसका A मोल लिया मैंने, इसका B मोल लिया। ये एक्सेस है क्योंकि ये बफर बनाना है आपको। ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट्स। बताइए, तो 0 आफ्टर रिएक्शन इक्विलिब्रियम नहीं होता यहाँ पे। A-B बचेगा, ये 0 ये B। बताओ तो क्या बना आपका? सोडियम एसिटेट A-B बचेगा। अब बना क्या आपका? वीक एसिड। तो बफर आ गया। अगर इसको एक्सेस ले लोगे तो बोलेगा चल हट, कुछ भी बचा मैं बचा, मेरे अलावा कोई नहीं, सबका सब भाग यहाँ से। मतलब ये बोलेगा मेरा राज चलेगा। आई बात समझ में? मतलब मेरा राज चलेगा और किसी का नहीं। आई बात समझ में? लेकिन ये लिमिटेड रखा तो फिर तो बफर आएगा। चलिए को रिजल्टिंग सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा? हम्म रुको, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में सोडियम एसीटेट कितना कितना आया बताओ तो? एसिटिक एसिड कितना आया आपका? बी। बी। अब मोल्स ऑफ इसका कितना आ जाएगा? सोडियम एसीटेट लेफ्ट, ये लेफ्ट ही है ना आपका? K-B तो बफर की तरफ वर्क नहीं करेगा, और तो कोई है ही नहीं वहां पे। HCl तो उसको भगा, HCl को तो चला गया सॉल्ट में, और सॉल्ट तो NaCl, कोई बफर पीएच चेंज होने वाला है नहीं। तो बताइए तो पीएच क्या हो जाएगा? Pk प्लस लॉग A-B/B। नहीं फाइंड कर लेंगे पीएच। लिखो प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर। कर लिए प्रिपरेशन ऑफ बेसिक बफर, लिखो। कर लिखो फिर। by mixing weak base and its salt, ये तो डेफिनेशन ही था। सेकंड आएंगे, by mixing strong acid with large excess amount of
विथ लार्ज एक्सेस ऑफ वीक एसिड, वीक बेस। मतलब वीक बेस क्या होना चाहिए, लार्ज एक्सेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होना चाहिए, लिमिटेड। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा ये अमोनियम क्लोराइड, और क्या बनेगा, वाटर। आप इसका टाइम 0 पे इसका ए मोल लेंगे तो इसका आएगा बी मोल। मैंने इसको एक्सेस रखा, तो लिमिटिंग कौन होगा, खुद से बताइए। HCl। आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये A-B, ये 0, ये क्या हो जाएगा बेटा, बी। बताओ सॉल्यूशन में कौन कौन रह रहा है। रिजल्टिंग सॉल्यूशन में आपका कौन कौन रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। बताइए तो क्या है, वीक बेस एंड इट सॉल्ट्स, क्या बनाता है, बफर। उससे क्या मतलब है, एक्वस सॉल्यूशन में वो कितना देता है स्पर्श में, बेसिक बफर होगा। यहाँ पे पीओएच से कैलकुलेट करोगे, पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट कितना, बी, A-B। देखो बेस कैलकुलेट कर लेंगे। आई बात समझ में। देखो अब कर देते हैं, कर ली कॉपी। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं, समझ में आ जाएगा। प्रिपरेशन समझ में आया। करवाएंगे, कर ली कॉपी। देखो देखो 100 ml ऑफ 0.1 मोलर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको मैंने 100 ml ऑफ 0.2 मोलर एसिटिक एसिड से मैंने मिक्स कर दिया। बताइए तो 100 ml 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब कितना मिलीमोल्स है वो, मिलीमोल से बता था ना, मिलीमोल्स तो मोलर इनटू वॉल्यूम इन ml होता था। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, तो मोलरिटी 0.1 है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। अरे मोलरिटी यहाँ पे 0.1 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 10 तो आएगा। अरे कितना बार तो लिखे थे, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml मिलीमोल्स। अब मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, 1 मोल मतलब 1000 मिलीमोल्स, मोल्स इंटू 1000 इक्वल टू मिलीमोल्स। चले कितना मिलीमोल्स है इसका, इसका मिलीमोल्स कितना, इसका मिलीमोल जाएंगे तो मोलरिटी 0.2 इंटू 100 करेंगे कितना मिलेगा, 20। देखो कौन एक्सेस है, बफर हो गया ये। रिएक्ट करवाओगे तो 10 मिलीमोल्स आपके कौन एसिटिक एसिड बचा रहेगा, 10 मिलीमोल्स क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट, बफर आ जाएगा। आई बात समझ में। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा ये, टाइम 0 पे इसका मिलीमोल्स बताइए, 10, नो 20 था इसका। मिलीमोल्स में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों, क्योंकि मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करो, वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, रेशियो तो वही रहने वाला आपका। तो इसका मिलीमोल्स लेंगे तो इसका मिलीमोल्स कितना था, 10, इसका 0। आफ्टर रिएक्शन ये एक्सेस है, रिएक्शन भी बैलेंस है, 20 - 10 इक्वल टू 10, ये 0 ये 10। देखो तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कौन कौन है,
मिलीमोल्स ऑफ सोडियम, मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितना है? 10। मिलीमोल्स ऑफ सोडियम एसिटेट कितना है आपका? रेशियो कितना हो जाएगा? मोलर रेशियो, वॉल्यूम रेशियो सब वही आएगा कि नहीं? मोल रेशियो लो या कंसंट्रेशन रेशियो लो, 10:1 ही रहेगा आपका। तब पीएच क्या हो जाएगा? सीधा बफर का लगा देंगे, तो पीके प्लस लॉग कंसंट्रेशन अब किसका लेंगे? सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। आपको भी पता है पीके है ये, प्लस लॉग कितना हो जाएगा? 1 इक्वल टू पीके। जो पीके होगा वही पीएच होगा। मान लो पीके के मैंने 4.74 लिया था, पीएच 4.74 ही होगा। आपने देखा एक्सेस किसका लिया था मैंने? कर लेंगे। आई बात समझ में? बफर क्यों है समझ में आया? अरे वॉल्यूम रेशियो, मोल रेशियो लेंगे, मिली मोल रेशियो लेंगे, कंसंट्रेशन रेशियो लेंगे, सेम होगा। कर लेंगे। मोल्स में जाओगे तो अपन 1000 कर दोगे, 1000 करने के बाद तो मोल तो वही रेशियो आएगा आपका, देखो। कर लेंगे ये। अब देखो, आप एक और बता रहा हूँ, देखना। ये 1 2 बता रहा हूँ, देखो 2 खुद से करना। 100 ml ऑफ 0.2 मोलर मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड लिया, होगा ये बफर? नो। एक्सेस कौन है? इसलिए बफर नहीं होगा। आई बात समझ में? 2 मोल्स ऑफ अमोनिया को मैंने मिक्स कर दिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड से, बताइए बफर होगा कि नहीं? नहीं, इतना पढ़े अभी तक नहीं पता चला अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एक्वसी में सब तो रिएक्शन करवाएंगे। देखो अमोनिया लिया ना मैंने, अमोनिया जब HCl के साथ आता है तो अमोनियम क्लोराइड बना जाता है, Cl-। टाइम 0 पर आपने 2 मोल लिए, इसका इसका 1 मोल। ये दिख रहा है कि एक्सेस है आपका, ये 0 होगा। आफ्टर रिएक्शन बताइए, 1 0 1 होता क्या बफर? वीक बेस एक्सेस होगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, तो बफर तो बनना ही बनना। लॉग 1/1 होगा कि नहीं? आई बात समझ में? अगर इसी को रिवर्स कर देते तो बफर तो नहीं होता। तो कुछ आइडिया लगा बफर कैसे होता है, कहाँ होता है? कर लेंगे। सर में कुछ आइडिया लगा? आइए क्वेश्चन की तरफ। बनाइए ये 1। कितना रेट है? 10। बनाइए। 50 ml ऑफ 0.2 मोलर अमोनिया को मैंने सॉल्यूशन ट्रीटेड विद 25 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl। मैंने अमोनिया का मतलब होता है वीक बेस को आप स्ट्रॉन्ग एसिड से मिक्स कर रहे हो, तो मे बी चांस ऑफ बफर प्रोवाइडेड वीक बेस मस्ट बी इन एक्सेस। बनाइए। पीके का वैल्यू दिया आपका अमोनिया का, पीके वीक का, पीएच बताओ क्या होगा? खुद से करो ये सब, इतना तक कैलकुलेशन करवा दिया मैंने।